ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम सेशन डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे बेसिकली 2020-21 में बीपी 503 फार्माकोलॉजी सेकंड से जितने क्वेश्चंस आए थे वो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 10 आते हैं, यहाँ पे 8 हैं। द रीजन बिहाइंड कि जो पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं 21-22 का या 23-24 का, उसमें वो क्वेश्चंस रिपीटेड थे, वो आ चुके थे, वो हम ऑलरेडी उसका आंसर डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, डिफाइन एरिथमिया एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय री एंट्री। तो ये देखिए बेसिकली आपका क्या पूछ रहा है, एरिथमिया क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एरिथमिया डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम। क्या है आपका, एरिथमिया इज अ डेविएशन ऑफ द नॉर्मल रिदम ऑफ द इंपल्स कंडक्शन इन द हार्ट इज कॉल्ड एरिथमिया। तो एरिथमिया को आप आसानी से डिफाइन कर लोगे, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम। अब री एंट्री मैकेनिज्म को पूछता है, तो देखिए री एंट्री मैकेनिज्म में आपको ओवरऑल जैसे होता क्या है, पहले ये चीज समझ लें तब आप थ्योरी उसकी लिख पाएंगे। री एंट्री में जैसे हमारा ये एवी नेट हुआ और ये बंडा लाइफेज प्रोकिंजे फाइबर और यहाँ पे ऐसे नोड है, राइट। तो इंपल्स का देखिए कंडक्शन पाथवे है कि ऐसे नोड से इंपल्स जाएगा एवी नोड से बंडला फीज एंड बंडला फीज से प्रोकिंजे फाइबर, इस तरीके से बार बार यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगी और अलोंग दिस पाथवे ट्रेवल करेगी। लेकिन री एंट्री का जो मतलब होता है कि वो अपने कंडक्शन पाथवे में ना ट्रेवल करके वो सर्कुलर लूप में ट्रेवल करती है। कैसे सर्कुलर लूप में, सपोज करिए ये क्या करेगी, यहां से आई और ये अगेन ये ऐसे करके ये ट्रेवल करने लगी सर्कुलर लूप में, या कहीं पे वेंट्रिकल के अंदर ट्रेवल करने लगी, राइट। तो ये जो बेसिकली जो आपका ट्रेवल का तरीका होता है इंपल्स का, जिसमें वो अपने मेन जो आइडियल कंडक्शन पाथवे है उसको फॉलो ना करके वो सर्कुलर लूप में को फॉलो करने लगती है, उसको बोलते हैं री एंट्री। एंड डिपेंडिंग ऑन कि ये री एंट्री कहां पे है, हो सकता है ये री एंट्री कहां पे हो, एट्रिया में, तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल री एंट्री। टाइप्स ऑफ री एंट्री में आपको लिखना होगा जस्ट, वेंट्रिकल में हो तो वेंट्रिकुलर री एंट्री, और जब कोई ऐसा पाथवे डेवलप हो, जैसे सपोज करिए हमको पता है कि ऊपर वाले चेंबर से, राइट एट्रियम वाले चेंबर से, जो वेंट्रिकल में बेसिकली ऊपर का जो एट्रिया है दोनों, उससे जो इंपल्स आती है एसओ नोड से, वो एवी नोड के थ्रू ही वेंट्रिकल में जाती है। लेकिन कोई ऐसा पाथवे एक्सेसरी डेवलप हो जिससे एवी नोड से तो इंपल्स जाए, साथ ही साथ डायरेक्ट उस पाथवे से वो इंपल्स चली जाए, क्योंकि हमको पता है कि ओनली द एवी नोड इज द मीडियम इन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, की जहां से एट्रिया से इंपल्स ट्रांसफर होती है वेंट्रिकल में। लेकिन अब सपोज करिए यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेसरी पाथवे हो गया, ये बन गया एक्सेसरी पाथवे, कॉन्जेंशियल एबनॉर्मेलिटी थी और ये पाथवे डेवलप हो गया। अब ये इंपल्स यहां से तो जा रही, साथ ही साथ डायरेक्ट कहां से आ रही, यहां से, और ये इंपल्स जो आई वो हो सकता है इस पाथवे से फिर अगेन ऊपर चली जाए, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर लूप। तो इस टाइप की जो री एंट्री होती है उसको बोलते हैं एक्सेसरी पाथवे। क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पाथवे री एंट्री, जिसका एग्जांपल होता है वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। क्या होता है, वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। तो आपका री एंट्री में आपने क्या लिख दिया, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम। री एंट्री को जब डिफाइन कर दिया तो उसमें आपने बोल दिया कि री एंट्री में अपने नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो ना करके वो सर्कुलर लूप को फॉलो करती है, और डिपेंडिंग ऑन कि वो कहां पे हो रही, इसके टाइप्स होते हैं एट्रियल री एंट्री, वेंट्रिकुलर री एंट्री एंड एक्सेसरी पाथवे री एंट्री। उसमें लिख दिया वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, WPW इन कैपिटल। तो ये चीज हो गई। देखिए ये सब मैंने ऑलरेडी भी पढ़ा के रखा है, आप इसका डिटेल्ड सेशन आप पर्टिकुलर उस लेक्चर वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नाइट्रेट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो नाइट्रेट्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आपको फ्लो चार्ट में इस तरह लिखेंगे। देखिए हमने ये पढ़ा है, ये हमको पता ही है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जस्ट समझाने के पर्पज से है, और ये आपका इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाता है, कैपिलरीज और वेन्यूल बन गए, राइट। और इस तरीके से आपका ये यहां पे आपका बन जाएगा क्या, राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया पल्मरी आर्टरी, और यहाँ पे हो गया आपका लंग्स। ये आपको बनाना नहीं है डायग्राम, जस्ट मैं बता रहा हूं कि नाइट्रेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ताकि आप आसानी से उसको कर ले जाएं। देखिए बच्चों, जो नाइट्रेट्स होते हैं वो
ज्यादा सेलेक्टिवली एक्ट करते हैं वीनस साइड पे। ये आपकी कौन सी साइड है? ये आपकी एवोर्टा वाली साइड है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एवोर्टा, आर्टरी, आर्टरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, और ये राइट एट्रियम और ये पूरा, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है कि आपका जस्ट यहाँ पे ये आर्टेरियल साइड पे भी एक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं वीनस साइड के लिए। तो हम वीनस साइड को एग्जांपल लेके चलेंगे। वीनस साइड में बेसिकली यहाँ की जो वैस्कुलर स्मूथ मसल होगी, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे नाइट्रेट्स आपने लिया, क्या लिया? नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स अब बेसिकली क्या करने वाले हैं, नाइट्रेट्स आपने लिया तो उनसे जो एंजाइम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, ये इससे क्या एक्सट्रैक्ट करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वैस्कुलर स्मूथ मसल वीनस साइड में ग्वानालाइल साइक्लेज एंजाइम को क्या करेगी? एक्टिवेट। और ये ग्वानालाइल साइक्लेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में। अब जब साइक्लिक जीएमपी जितना ज्यादा बनेगा उतना डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन होगा। अब जितना बच्चों डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन होगा उतना ज्यादा वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स होगी। और जब उतना ज्यादा वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो वो वैसो डायलेटेशन होगा। अब देखिए होगा क्या, यहां पे आप कर दिए क्या? वैसो डायलेटेशन। मेनली क्या है? वीनो डायलेटेशन। तो वेन्स डायलेट हुई तो ब्लड की यहाँ पे क्या हुई? पूलिंग हुई। अब जब पूलिंग हुई, पूलिंग मींस यहाँ पे ब्लड ज्यादा हुआ, उधर की तरफ ज्यादा, राइट एट्रियम की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेनो डायलेटेशन हो गया। तो वेनो डायलेटेशन हुआ, वीनस पूलिंग हुई, तो ओवरऑल इसकी मैकेनिज्म आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अब हो क्या रहा है, वीनो डायलेटेशन, डिक्रीज वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न क्या हो गया? कम हो गया। डिक्रीज क्या हो गई? कार्डियक फिलिंग। चार्ट में आप इस तरह लिख सकते हैं, कार्डियक फिलिंग। अब कार्डियक फिलिंग कम हुई तो ओवरऑल यहां पे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, जिसको बोले डिक्रीज प्रीलोड। अब जब प्रीलोड डिक्रीज हुआ तो अब यहां पे जब लोड कम है तो इस पे स्ट्रेच कम होगा। तो फ्रैंक स्टार्लिंग ला ये कहता है कि जब इस पे स्ट्रेच कम होगा तो इसको पंप करने में एनर्जी का जो कंजप्शन है या डिमांड है, ऑक्सीजन के रेफरेंस में अगर समझे, एंजाइना में हम नाइट्रेट्स को बेसिकली यूज करते हैं या कई कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में यूज करते हैं। अगर एंजाइना पे हम फोकस करें तो यहाँ पे चूंकि मायोकार्डियम इसकी बहुत वीक हो चुकी होती है, इसके हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, तो अब अगर इसका वर्किंग को हम इसको थोड़ी रिड्यूस करते हैं, मींस अगर स्ट्रेच कम करते हैं तो ये इस पे ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। तो ओवरऑल जब प्रीलोड कम किया तो मायोकार्डियम हैप्पीली क्या कर लेगी? अपना वर्क कर लेगी इन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन में भी वो अपना काम कर लेगी क्योंकि उस पर लोड ही क्या पड़ा है? कम पड़ा है। तो ये ओवरऑल किसकी मैकेनिज्म थी? नाइट्रेट्स की, राइट। तो ये आपका समझने का पर्पस था, आपको एग्जामिनेशन में फ्लो चार्ट के उसमें लिखना है। तो आप बेसिकली इस तरीके से नाइट्रेट्स को डिस्कस करेंगे। नाइट्रेट्स के बाद हम बच्चों देखते हैं जैसे आपका लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका क्वेश्चन नाइट्रेट का आपका हो गया 2 मार्क्स, ये हो गया। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन हाई मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन से ज्यादा बेटर क्यों है? तो देखिए इसका डिटेल्ड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन ज्यादा बेटर क्यों है हाई मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन से? तो आप एक चीज याद करिए, जैसे ये देखिए लिखा है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, तो आप ऐसे याद करिए, देखिए एल से लॉन्गर एक्टिंग, एम से मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा, मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा ना हो कि सिर्फ मॉनिटरिंग ही याद रहे, उल्टा हो जाएगा। मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड, राइट। एच से आपका बेसिकली है हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नॉट अकर। हिट जो है ये हिपेरिन का बहुत डोमिनेटिंग साइड इफेक्ट है। तो हिट किसमें? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन में नहीं होता। हिट नॉट अकर मतलब यूजुअली नहीं होता हिट। तो आपको हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें नॉट अकर, मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड, लॉन्गर एक्टिंग। तो ये 3 चीजें तो आपको मोटी मोटी याद हो जाएंगी। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन में अगर आप इसका नाम ही केवल याद कर लेते हैं LMWH, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, एल से लॉन्गर एक्टिंग,
एच से हेपेरिन इंड्यूस्ड, आपको पूरा एग्जामिनेशन में लिखना है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नॉट अकर, यूजुअली नॉट अकर, मॉनिटरिंग नॉट रिकवर। मॉनिटरिंग का सेंस है कि जब आप उसको एक बार दे देते हो तो बार बार पेशेंट की कंडीशन को आपको मॉनिटर करना नहीं होता, जबकि ये बार बार करना होता है जब आप देते हो क्या, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। बच्चों एक चीज और है यहाँ पे, हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी बोलते हैं और इसको फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्या ही आ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शनेटेड हिपेरिन मतलब यह है कि आपने एक बड़ा हिपेरिन का मॉलिक्यूल था जिसको आपने बोला हाई मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन या अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, इसको आपने ब्रेक कर दिया और बना दिया ये, तो ये हो गया हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। ये तो ओवरऑल लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन का आपका बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होती है। हाई मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो होता है चूंकि साइज में लॉन्गर होता है तो देयर में भी चांसेस कि वो प्लाज अदर बॉडी की अदर प्रोटीन से भी कंबाइंड हो और उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल आप ये तीनों डिफरेंसेस तो लिखेंगे, साथ ही साथ आपको ये लिखना होगा कि इसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है किसका, लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ओवरऑल हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, तो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का वो मोर प्रेडिक्टेबल होता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इज मोर प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल, मोर प्रेडिक्टेबल। तो ये चीज आपको यहां पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और तो आपकी ये इतनी चीजें 2 मार्क्स में आपके कवर हो जाएंगे। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के साथ एक चीज और लिख सकते हो कि इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी हाई मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन से क्या होती है, बेटर होती है। तो आपके 4-5 डिफरेंसेस सफिशिएंट है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। देखिए हाउ एस्प्रिन एक्ट्स एज एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट की तरह एक्ट करती है। देखिए मैंने ऑलरेडी भी कई बार समझाया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए एस्प्रिन आपने लिया, ओवर और एस्प्रिन किसको इनहिबिट की, कॉक्स, कॉक्स ने इनहिबिट किया प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अच्छा कॉक्स जब फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी तो होते ही हैं, साथ ही साथ जब थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज एंजाइम अगर मिल जाए तो क्या बनाते हैं, TXA2। अब बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन में हम मेनली लेके चलेंगे, देखिए ये सब लिखना नहीं है आपको, एग्जामिनेशन में क्या लिखना हो मैं बता रहा हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बेसिकली हम लेके चलते हैं PGI2 और इधर लेके चल रहे हैं TXA2। देखिए ये आपका होता है एग्रीगेटरी, मतलब प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करेगा। ये होता है एंटी एग्रीगेटरी, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या करेगा, कम करेगा। इतना तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि प्लेटलेट का जब एग्रीगेशन होगा तो इट मींस वहां पे क्या होगा, कोआगुलेशन होगा। तो अभी आपने क्या लिया, एस्प्रिन लिया, एस्प्रिन ने कॉक्स को इनहिबिट किया, एस्प्रिन ने कॉक्स को इनहिबिट किया। जब इसको इनहिबिट किया तो ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये चीजें हम कहां पे देख रहे हैं, देखिए अगर हम वेस्कुलर एंडोथीलियम की बात करें, ब्लड वेसल्स की, किसकी, ब्लड वेसल्स की, तो वहां पे जो एंडोथीलियम होती है वहां पे मेनली क्या सिंथेसाइज होता है, PGI2। तो इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं किससे, PGI2 से। जबकि प्लेटलेट जो होती है वहां से सिंथेसाइज होता है TXA2। तो बच्चों ओवरऑल देखिए हुआ क्या कि यहां पे PGI2 की सिंथेसिस कम हुई, यहां पे TXA2 की सिंथेसिस कम हुई, क्या लेने से, एस्प्रिन, क्योंकि दोनों जगह क्या इनहिबिट हुए, कॉक्स, और यहां पे बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज, कॉक्स ही इनहिबिट हुआ, वो फर्दर TXA2 बनाता है, राइट। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे, अब जैसे आप देखेंगे तो जब प्लेटलेट में ये TXA2 नहीं बना तो चूंकि ये कैसा करता है, एग्रीगेटरी होता है, ये कैसा होता है, एग्रीगेटरी। तो एक ओके, जब ये प्लेटलेट में नहीं बना TXA2 तो ये एग्रीगेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। यहां पे PGI2 नहीं बना तो एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट आया क्या, नहीं आया। मतलब एक प्लस एक माइनस अगर समझो तो जीरो डिफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। तो ये एंटी प्लेटलेट एक्शन कैसे देता है बच्चों, देखिए जो हमारी प्लेटलेट होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो जब प्लेटलेट में एक बार अगर TXA2 की सिंथेसिस रुकी तो दोबारा जब तक प्लेटलेट की लाइफ है दोबारा कॉक्स सिंथेसाइज नहीं होगा, दोबारा वहां TXA2 नहीं बनेगा। लेकिन वेस्कुलर एंडोथेलियम में ये चीज नहीं होती, ये हमारी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। यहां पे एक बार अगर कॉक्स रुका तो उसके न्यूक्लियस के लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे
फ्रेश कॉक्स की सिंथेसिस हो जाती है और दोबारा पीजीआई2 बन जाता है। तो प्रॉब्लम कहां आई कि एक बार आपका टीएक्सए2 दोबारा नहीं बना, लेकिन क्या बन गया, पीजीआई2। तो किसका लेवल अल्टीमेटली कम हुआ, टीएक्सए2 का, जो कि क्या था, एग्रीगेटरी। तो जब एग्रीगेटरी का लेवल कम हुआ तो इफेक्ट कौन सा आया, एंटी एग्रीगेटरी। यही वजह होती है कि एंटी एग्रीगेटरी मींस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रिड्यूस करता है, एज ए एंटी प्लेटलेट एक्ट करता है। तो आपको ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी किसमें, आपके, कि एस्प्रिन जो है स्मॉल डोज पे, ये चीज जरूर लिख मेंशन करनी है, एस्प्रिन इन स्मॉल डोज अराउंड 60 to 325 मिलीग्राम, ये वेस्कुलर एंडोथेलियम पे प्राइमरली इनहिबिट करता है पीजीआई2 को, जबकि प्लेटलेट पे इनहिबिट करता है टीएक्सए2 को। फिर न्यूक्लियस की बात का आपको जिक्र करना है कि ये ए न्यूक्लिएटेड होता है, वहां पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे फ्रेश बन जाता है, वहां पे नहीं बनता। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको आंसर अपना लिखना है। तो ये आपका आंसर राइटिंग का ये वाला पैटर्न हुआ 2 मार्क्स के लिए, कि एस्प्रिन कैसे एंटी, ये आपके सेशनल एग्जामिनेशन में पूछा गया था और आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल ऑन द यूट्रस एंड द सीवीएस। तो देखिए, चाहे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करो, सर्वाइकल राइपनिंग की बात करो, या फेटल डक्टल ओपनिंग की, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की मैंने बात की थी, फेटल डक्टल ओपनिंग की, ये किस केस में, यूट्रस के केस में। यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड PGF2 अल्फा, क्या कराने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल राइपनिंग या फेटल डक्टल ओपनिंग को मेंटेन रखने के लिए। जबकि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो हमारा PGE2 एंड PGI2 है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वैसो डायलेटेशन। तो ओवरऑल जब हम इसका सिंथेटिक एनालॉग लेंगे तो वहां पे ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कम होगा, और यहाँ पे हम इनका सिंथेटिक एनालॉग जाए लाइक आप एज एबॉर्टिफिशिएंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। डिलीवरी के टाइम यूज कर सकते हैं बेसिकली, या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी जिसमें आपका बेसिकली वो फीटस में ब्लड की सप्लाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई को मैनेज करना है, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन रोल ऑन द यूट्रस में, आपको यूट्रस के रेफरेंस में ये लिखना है कि यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन आपका कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपका सर्वाइकल राइपनिंग के लिए, आपका फेटल डक्टल को मेंटेन रखने के लिए ब्लड सप्लाई को, तो वहां पे आप उसके सिंथेटिक एनालॉग यूज करते हो। जबकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये वैसोडायलेटेशन करके आपका वहां पे वैसोडायलेटेशन करता है, और इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं। एल्लोप्यूरोनॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है प्यूरिन का ये क्या करता है, कैटाबॉलिज्म, प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म करता है। और बेसिकली ये कैसे बनाता है, हाइपोजेंथिन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां से बना आपका जेंथिन, और ये बना यूरिक एसिड, आपको पूरा लिखना है। अब इन दो स्टेप पे, यहां पे और यहां पे कौन सा एंजाइम है, जेंथिन ऑक्सीडेज। अब एल्लोप्यूरोनॉल क्या किया, इसको इनहिबिट किया, तो मतलब क्या नहीं बना ओवरऑल, यूरिक एसिड। ये स्टेप हुए नहीं, यूरिन कैटाबॉलिज्म से हाइपोजेंथिन जेंथिन बना नहीं, तो उससे यूरिक एसिड बना नहीं। और ओवरऑल गाउट में हम इसको एल्लोप्यूरोनॉल को यूज करते हैं। तो गाउट के केस में आपका कॉल्चिसिन और एल्लोप्यूरोनॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कॉल्चिसिन कभी एल्लोप्यूरोनॉल। लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वहां पे कॉल्चिसिन का आपसे पूछा था। रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन में बच्चों आपको रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन में केमिकल, हार्मोनल और न्यूरोनल याद करके रखना है। तो वहां पे ये सेपरेट सेशन में जो पढ़ाया गया वहां से आप देख सकते हैं। आपको बस इसमें 3 तरीके का इन शॉर्ट लिखना है, केमिकल, दूसरा हार्मोनल और तीसरा न्यूरोनल। 3 तरीके से आपका इंसुलिन क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसके अंदर की दो लाइन कि बेसिकली न्यूरोनल में अगर बात करें तो लाइक बीटा 2 इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अल्फा 2 के थ्रू क्या हो रहा है, सोमैटोस्टेटिन इसको इनहिबिट कर रहा है, ग्लूकागॉन इनहिबिट कर रहा है। केमिकल में बेसिकली ग्लूकोज ही इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट कराता है। तो इस तरीके से चीजें आपको मैनेज करनी है, तो आप उस सेपरेट सेशन में वहां पे जाके देख सकते हैं मेरे ही वीडियो लेक्चर से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक स्टेरॉइड बेसिकली वो स्टेरॉइड्स हैं जो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन डेराइव्ड होते हैं, या जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरॉन एक्टिविटी होती है। उनका ओवरऑल पर्पज ये होता है कि ओवरऑल मसल में एनर्जी को, मस्कुलर मास को बॉडी के
इंक्रीज करते हैं, और मसल मास को इंक्रीज करते हैं तो मसल साइज या बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार इनको एक्सरसाइज या उसके लिए एज ए सप्लीमेंट भी लिया जाता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके आते हैं 2 मार्क्स के। बस आपको एग्जैक्टली उस चीज को लिखना है जो एग्जैक्टली आपसे पूछा है। आपको उसमें पूरी, जैसे पॉइंट वाइज आप किस किस के आंसर लिख दें, तो आपको ज्यादा थ्योरी ना लिख के आपको फ्लो चार्ट में या पॉइंट वाइज चीजों को डिस्कस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ 2021 क्वेश्चन पेपर। थैंक यू वेरी मच।